नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में एक पहले चर्चा चली थी कि बीकानेर टेल्स के बारे में, ताकि उस सीरीज में बीकानेर के शहर के बारे में कुछ जानकारियाँ वहाँ की विभिन्न जो आयामों के बारे में वो करते रहेंगे, लेकिन बीच में किसी कारण हो नहीं पाया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए हैं हमारे बड़े भाई साहब और जाने-माने पत्रकार, चिंतक, पेंटर और लेखक श्री अशोक आत्रेय जी। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। जी नमस्कार आपको बात 25 के इस कार्यक्रम के लिए। तो भाई साहब एक बीकानेर टेल्स यानी बीकानेर की कथाएं करके हमने सोचा था, फिर किसी कारण हो नहीं पाया, तो उसकी आज शुरुआत दोबारा कर लेते हैं। फिर उसकी आगे कड़ियाँ हैं, आपके सहयोग से उनको बुनते जाएंगे। तो बीकानेर की क्या स्मृतियां, क्या एक मुख्य बात अगर कोई आपसे कहीं मिले जो बीकानेर के बारे में कम जानता है, वो आपसे कहे कि अच्छा आप इस शहर की क्या खासियत है, वो आप बताओ, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है भाई साहब बात 25। जी नमस्कार माधव सिंह जी, आपने चूंकि ये स्मृतियों से जुड़ा हुआ एक सवाल शुरुआत में पूछ लिया, तो जी मुझे लगता है कि मुझे अपने बचपन की यादों से ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। जी। और जैसा सभी लोग जानते हैं और कहते भी हैं, और इस बात को लोगों ने स्वीकार भी किया है कि हम्म बीकानेर एक हवेलियों का शहर है। हम्म। यानी ऐसा शहर जो हवेलियों पूरा, यदि आप कोर्ट गेट के अंदर की बात करें, कोर्ट गेट के बाहर की बात नहीं करें, हम्म Courtgate was the limit of the Bikaner city. It was almost the beginning or the end of the city. उसके हम्म बाद किले और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो बाद के लेटर ऑन बने, वो बाद में बने या उसके पहले के बने हुए हैं, किंतु हम्म। बीकानेर शहर का जो अनुभव है या उसकी जो फीलिंग है, वो जी। आपको बीकानेर के अंदर जाने से ही मालूम पड़ती है। यानी आप जब कोर्ट गेट से अंदर जाते हैं, बाईं तरफ या दाईं तरफ जब जाते हैं, तो दो सड़कें बीकानेर के इनसाइड की तरफ ले जाती हैं। और ये दोनों सड़कें अल्टीमेटली आपको जो है बीकानेर की जो वैभव कालीन जो विरासत है और जी। सिटीज है, उसमें जो हवेलियां हैं, वहां से लेकर के आपको एंड के छोर तक ले जाती हैं, जहाँ हम्म छबीली घाटी है और उसके बाद बीकानेर की जो परंपरागत जो देवता है, देवी है, उसका वहां पर मंदिर है। तो बीकानेर इस बीच में, राइट फ्रॉम द किले, यानी बीकानेर का जो किला है, जो बहुत हम्म बड़ा किला है बीकानेर का, और जो हम्म बीकानेर के गंगा, यानी उसको जो शहर के बाहर बसे हम्म हुए बाग के सामने जो किला बना हुआ है, प्रसिद्ध किला, उस किले हम्म से लेकर के बीकानेर के आखिरी छोर तक जाए तो ये पूरा का पूरा शहर हवेलियों से सटा हुआ है, हवेलियों में बटा हुआ है। और ऐसी बड़ी बड़ी हवेलियां राजस्थान में और कहीं भी नहीं है, विशेष रूप से पत्थर की बनी हवेलियां, जिनका हम्म अलंकरण, जिनका स्थापत्य बेजोड़ है। जी हम्म। नमस्कार। जी, तो आपने छबीली घाटी का नाम लिया, तो ये छबीली घाटी का नाम तो हम बहुत बचपन से सुनते आए हैं। तो ये छबीली घाटी का नामकरण, इसके बारे में कोई स्मरण, कोई जानकारी आपको है? मैंने ऐसी उत्सुकता में पूछ लिया, क्योंकि नाम तो ये देखिए, छल ये छबीली के। नाम अपने आप में रोचक, रोमांचक भी है, और साथ में निश्चित रूप से इसके साथ में कोई ऐतिहासिक चीजें और तथ्य भी जुड़े हुए हैं। और जी। ये अपने आप में इसलिए भी ये याद आता है कि इसका संबंध हमारे एक कवि, जो जन हुँ, कवि हैं और बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं, वातायन, जिन्होंने पत्रिका निकाली, उसके हुँ, श्री हुँ। हरीश वादानी जी अरे भी वो उसी छबील हमारा घाटी में ही रहते थे। छबीली घाटी में ही रहते थे। छबीली घाटी में ही उनका निवास स्थान था। और फिर दूसरे कवि जो राजस्थान बीकानेर के सुप्रसिद्ध कवि आलोचक हैं, नंद किशोर आचार्य, वो भी जी। छबीली घाटी में ही रहते थे। तो हाँ, इन दो हाँ, हाँ। कवियों का और उससे जुड़े हुए जो वहाँ के श्रेष्ठी वर्ग है, वहाँ का हाँ। ब्राह्मण वर्ग है, वहाँ के पुष्करणा ब्राह्मण है, वहाँ की हुँ, जात बिरादरी, और जो विशेष रूप से जो वहाँ ओलंपिक शादियों के मनाए जाते हैं, ओलंपिक होते हैं, वो सारा हुँ, हुँ, कुल मिलाकर के वो कहानी छबीली घाटी के आसपास या वहाँ उसके आसपास विस्तृत हुँ, विस्तार हुँ, में फैले बीकानेर शहर से जुड़ी हुई है। तो हुँ, हुँ, इस छबीली घाटी का संबंध एक छबीली नाम की किसी शायद कुलवधू से या किसी वेश्या से या हुँ, कॉन्क्यूबाइन से इसका संबंध लिया जाता है। और हुँ, उसने, उसके नाम से ये घाटी बाद में प्रसिद्ध हुई। इसके इतिहास की डिटेल्स का मुझे पता नहीं है, किंतु ये नाम छबीली उस तथाकथित कुलवधू या वेश्या का ही है जिसके नाम से ये घाटी प्रसिद्ध है।
और ये निश्चित रूप से जहाँ बीकानेर का हवेलियों का एंड होता है, वह एक घाटी है, लंबी घाटी है, जो बाद में अंतिम छोर इसका मंदिर से बीकानेर के जो कुल देवता है वहां से जाते जुड़ता है। उस सारी घाटी का नाम छबीली घाटी। तो कौन से मंदिर से, क्या नागिनी चांद जी की बात हो रही है, किसकी, कौन से मंदिर की बात है भाई साहब? एक्चुअली नागणे चीजों तो वो तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, जो हॉस्पिटल, एग्जैक्टली हॉस्पिटल आप हॉस्पिटल के थोड़ा सा पास है। यू कैन रिमाइंड मी ऑफ दैट प्लेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ बीकानेर व्हिच आई एम स्टिल बिट, मेरे थोड़ा सा मेमोरी से निकल गया है, आप मुझे रिमाइंड करें, थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे इसकी। जी 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 जी। जी तो शहर के जो, जैसे अब रामपुरिया हवेली है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, और वो चित्र बड़ा ही हमेशा रोचक रहता है, लोग बार बार लगाते रहते हैं। तो रामपुरिया हवेली के बारे में, या कोई एक ऐसी चीज जिसको बीकानेर में कोई जानने वाले और वहां के रहने वाले भी शायद उससे लाभान्वित होंगे, तो वो आप बताइए भाई साहब। देखिए, रामपुरिया हवेली अपने डिजाइन डेवलपमेंट में, अपने वास्तु में और अपनी शिल्प में अपने आप में उस समय की एक बेजोड़ बिल्डिंग है, जो हम्म दोनों तरफ से दो मुखी है, यानी दोनों तरफ इसका विस्तार है। और ये हम्म इसका जो फैलाव है वो लगभग आधा किलोमीटर से कुछ कम है, किंतु दोनों हम्म तरफ विशाल काय बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है। और ये हम्म गंगा सिंह जी ये बाद का, उसके बाद का डेवलपमेंट है, जैसा कि लोगों ने बताया। और हम्म ये उस समय के जो सेठ थे, रामपुरिया सेठ, उन्होंने अपनी सारी जो अर्निंग थी, वो चूंकि हम्म, कलकत्ता में और दूसरे जगह जाकर के व्यापार करते थे, किंतु जी। जितना जो कुछ उन्होंने अर्न किया वो सारा अर्न उन्होंने अपनी बजाय वेस्ट में या कलकत्ता में या दूसरे शहरों में लगाने के, उन्होंने हम्म एक स्मारक के रूप में एक हमेशा के लिए याद की जाने वाली दो बिल्डिंगें बनाई, जो उनके हम्म पुत्र पुत्रियों के लिए बनाई। और उसमें वो जो उसका अलंकरण और उसका जो अपने आप में वास्तुशिल्प है वो अपने आप में बेजोड़ है। और इतना सुनहरी काम हुआ है, जिसमें प्रस्तर पूरा का पूरा लाल पत्थर यूज हुआ है, इसकी खिड़कियां और दरवाजे, असंख्य दरवाजे हैं, और इनकी गिनती अभी तक शायद नहीं की गई है, किंतु ये अपने आप में बेजोड़ दरवाजे हैं। और इसमें यदि आप एंटर करते हैं, यदि बीकानेर के जेल के कुएं से आप आकर के बीकानेर शहर की तरफ जाते हैं, हम्म तो ये दो हवेलियां आमने सामने खड़ी हुई, बेजोड़ हम्म, हवेलियां इतनी ज्यादा ऊंची हैं कि आपको, यदि उसके नीचे आप खड़े हो तो आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा ही नजर आता है। तो ये जी जी। इसके अपने आप में, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बीकानेर आता है वो इन घाटियों को या इन हवेलियों को, बीकानेर की रामपुरिया चौक, रामपुरिया चौक भी है, मेरा भी हम्म बचपन रामपुरिया चौक में ही बीता है। और हम्म जहां वो हवेलियां समाप्त होती है उसके थोड़े से डिस्टेंस के बाद ही मेरे मेरे पैतृक, मेरा परिवार जो है, मेरे पैतृक जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो बीकानेर हम्म के राजगुरु थे, गंगा सिंह जी हम्म के समय तक और अनूप सिंह जी के समय तक मेरा परिवार का जो संबंध था राजगुरु के रूप में रहा। हमारे यहाँ हम्म हाथी आता था और यहाँ से बच्चों को ले जाते थे, विशेषकर एक पूजा परंपरा में। तो राजगुरु परिवार के लिए भी ऊंची जगह पर एक स्थान उस समय गंगा सिंह जी ने दिया था। उस जगह हम्म हमारी हवेली भी उसी चौक के पास में, जिसे रामपुरिया चौक कहते हैं, और रामपुरिया हवेली के बाद में वो जो जगह पड़ती है, वहां मेरा बचपन बीता है। तो मेरे हम्म बचपन की सारी स्मृतियां हवेलियों से भरपूर तरीके से जुड़ी हुई हैं। और मुझे हम्म वो यादें हमेशा सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए हमेशा याद रहती हैं। वहां से मैं हम्म पैदल चल के गोस्वामी चौक में आता था, और प्रकाश हम्म चित्र में फिल्में देखते थे। और हम्म उसके आसपास का जो सारा माहौल था वो पिछड़ी जातियों के, उसके बीच का सारा माहौल पिछड़ी जातियों का, मुसलमानों का या निचले वर्ग के लोगों का था। उसके बाद फिर शहर शुरू हो जाता था। और जो असली शहर का जो वास्तुशिल्प है या जो विस्तार था वो बीकानेर के कोर्ट गेट के अंदर ही है। तो ये जो हम्म। स्मृतियां हैं वो मेरी बचपन से जुड़ी हुई हैं, मेरी युवावस्था से जुड़ी हुई हैं। और आज तक जो भी टूरिस्ट आते हैं वो सब उन हवेलियों को देखे बिना नहीं जाते हैं। वहाँ कम से कम नहीं तो आधा घंटा वहाँ जरूर व्यतीत करते हैं। और दोनों बिल्डिंगें इतनी ऊंची है कि उनकी छाया कभी भी खत्म नहीं होती, वहां धूप नहीं आती। उन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो सड़क जा रही है, अभी भी जो जी। डामर की सड़क जा रही है, उसमें धूप नहीं आती। ये अपने आप में एक बड़ी बात। तो एक जो ये पुराने उसमें रामपुरिया, ये इस क्षेत्र में इसको क्या बोलेंगे, जो उसमें पाटों का जो एक इतिहास है कि वो बीच में चौक के अंदर पाटे लगा करके उसमें जो हथाइयाँ होती थी, और जी जी जी। सोशल हाँ हाँ। गैदरिंग
और जो है वो बहसें बहसें होती थी, उसका तो आपको बड़ा अनुभव बहुत प्राचीन कालीन होगा, तो उसको भाई साहब आप ज़रा वर्णित करें कि ये उसका। बहुत ही रोचक, फिर पुनः आप एक रोचक और रोमांचक आप उसमें इतिहास में मुझे ले जा रहे हैं। और हाँ, पाटों का विशेष रूप से पाटों पर जो बहसें चलती थी, जो जनयुद्ध होते थे और जो बड़े-बड़े शास्त्रार्थ होते थे, वो सब पाटों में शुरू होते थे, पाटों में समाप्त हो जाते थे। उसके हुँ, लिए हुँ, ना कोई ग्रंथों का कहीं कोई जमावड़ा होता था, ना किताबों का रेफरेंस दिया जाता था। किंतु जो हुँ, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया जो विद्वान होते थे, वो कभी भी किसी भी पाटे पर आके बैठ जाते थे और सारी हुँ, समस्याओं का समाधान वो चुटकियों में कर देते थे। पाटों की 2 विशेषताएँ थी, तो पाटों में शतरंज रेगुलरली लोग खेलते थे और हुँ, हुँ, शादी, विवाह और सारे जितने भी महोत्सव घरों में होते थे, वो सारे पाटों में ही संपन्न होते थे। द हुँ, पाटा हुँ, वाज़ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द बीकानेर कल्चर। यानी यदि हुँ, पाटा किसी मकान के सामने नहीं है और किसी हुँ, हवेली के सामने नहीं है, तो उसका महत्व बहुत लगभग 50% कम हो जाता है। तो ये हुँ, जो हुँ, पाटा परंपरा है, या इससे पाटा गज़ट भी जुड़ गया किसी तरह से, यानी पाटाओं से जुड़ा हुआ इतिहास को गज़ट कहते हैं। हुँ, तो पाटा परंपरा, पाटा गज़ट और रमतें जो होती थी, जो थिएटर होते थे और हुँ, जो हुँ, नाच-गाने होते थे, वो भी पाटों के ही आस-पास होते थे, या पाटों को आधार बना करके भी कई बार इन पाटों पर भी नाच किए जाते हुँ, थे, रमतें की जाती थी। और हुँ, पाटों में विशेष रूप से विद्वत चर्चा, युवतियों की तो वहाँ नहीं आती थी, किंतु युवकों युवकों की भिड़ंत होती थी, शतरंज खेली जाती थी। होली-दिवाली में विशेष रूप से जो फाग उत्सव होता था बीकानेर का, होली हुँ, महोत्सव था, उसमें पाटों का अपने आप में एक बहुत महत्व होता था और पाटों पर खड़े होके लोग रंग पिचकारियाँ डालते थे। पाटों पर खड़े हुए लोग नाच नृत्य करते थे, डब बजाते थे, "ओ डब बाजे रे", तो उसकी नाच के साथ गाना गाते थे और ऊपर से हवेलियों से, पिचकारियों से महिलाएँ वो रंग डालती थी, तो अपने आप में ऐतिहासिक। हुँ, 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 हुँ। ये तो ये पाटे बहुत। कम से कम तो हर बड़े शहर, हर बड़े मोहल्ले में पाटा 1 या 2 पाटे ज़रूर होते थे, जिनका हुँ, प्रोटेक्शन, जिनका निर्माण बड़े कारीगर, बड़े लोग करवाते थे और हुँ, लगभग सभी बड़ी हवेलियों में पाटा निश्चित रूप से पाटा होता था, जो कई सालों तक चलता है। यानी पाटा एक परंपरा में शुरू होता था, दूसरी परंपरा, तीसरी पीढ़ी तक वो चलता था। हुँ, हुँ, हुँ। ये बात तो बिल्कुल भाई आप सही साहब कह रहे एक हो।